Hi students, welcome to the next lecture of chemical bonding at IIT Manthan. I am Sahil. आज हमने लास्ट क्लास में लुईस स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, करेक्ट? ठीक है, एक दो और लुईस स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बने हैं लुईस स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरी को। लुईस के बाद देखो हम लुईस थ्योरी किस किस पे एप्लीकेबल है। लुईस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर कोवैलेंट कंपाउंड्स, ओके, कोवैलेंट कंपाउंड्स पे ही एप्लीकेबल है, आयनिक पे तो नहीं है। तो बिफोर वी मूव ऑन, तो ये चैप्टर जो है मोस्टली इट कवर्स कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो यूज़ होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा यूज़ होगा। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है, सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर है, उसमें स्ट्रक्चर्स जो है आयनिक बॉन्ड्स के पढ़ते हैं। इस चैप्टर में मेनली कोवैलेंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं। बाकी फजान्स रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो हर जगह लगेगा। और सेकंड जो है लुईस के बाद वीबीटी आती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर वीएसीपीआर, फिर हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्डर्स ज़रूरी नहीं है यही हो, डिपेंड्स अपॉन द बुक एंड टीचर। और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये सारी थ्योरीज हैं विच कंसर्न्स देमसेल्फ विद कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये सिर्फ शेप्स बताएगी, शेप्स। वीबीटी में ये सब एक्सप्लेनेशन है, जैसे क्लोरीन 1 3 5 7 बॉन्ड ही क्यों बनाता है, राइट? या ऑक्सीजन 3 बॉन्ड क्यों 6 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, सल्फर तो बना रहा है। क्लोरीन 7 बॉन्ड बना रहा है, ब्रोमीन भी बना सकता है, क्लोरीन क्यों नहीं बनाता, राइट? ये सब लुईस में हमने पढ़ा था, मैंने लिखे थे। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, लेकिन उसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन वीबीटी में मिलेगी। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू वीबीटी या फिर वीएससीपीआर, अब एक दो स्ट्रक्चर करते हैं पहले तो लुईस के। N3- ये स्ट्रक्चर है, इसका लुईस बनाना है, राइट? इसका लुईस बना के दिखाओ। तो सेंट्रल एटम तो कोई सा भी नाइट्रोजन हो सकता है, इसमें और ऑप्शन ही नहीं है, नाइट्रोजन है। ऑफ कोर्स एक एक बॉन्ड तो हमें दिखाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 5 × 3 15, प्लस एक नेगेटिव चार्ज का हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज भी तो ना, मतलब एक सिस्टम के ऊपर हमें एक फालतू इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। सो 16 इलेक्ट्रॉन हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। आपको पता है कि हम कॉर्नर से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 4 चले गए ये बॉन्ड बनाने में, 12 इलेक्ट्रॉन रह गए, 6 इसको दे दिए मैंने, 6 इसको दे दिए। ऑक्टेट किस किस का कंप्लीट है? कॉर्नर का तो कंप्लीट है, 6 2 8 6 2 8। इस भाई साहब को, मिडिल वाले को, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हेल्प मांगेगा ये कहेगा तो ठीक है तुम भी रखो मैं भी रखता हूँ, शेयर कर लो। अब 6 हो गए तो और हेल्प मांगेगा। अब इस स्टेप के बाद दिमाग में कई बातें आ सकती हैं, ठीक है? इस स्टेप के बाद देखो, एक तो इसने शेयर कर लिया, इसके बाद ये इससे भी शेयर कर सकता है, इससे भी हेल्प मांग सकता है, इससे भी हेल्प मांग सकता है। तो फिर देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो थिंकिंग कैसे जाएगी? एक बार तो 6 हो गए, अब 2 की और हेल्प चाहिए, तो इससे भी हेल्प मांग सकता है और इससे भी हेल्प मांग सकता है। तो दोनों केस ही हम लेके देखते हैं। चलो सपोज इससे हेल्प मांग ली, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ आ गए, करेक्ट? आओ देखते हैं अब चार्ज। अब सबके ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं, मतलब कि लुईस में मैं एंड कर सकता हूं इसको। दिस इज वन ऑफ द लुईस स्ट्रक्चर्स। हो सकता है इससे भी अच्छा बन जाए कोई, वो अलग बात है, गलत नहीं है। तो सुधारने का काम बाद में करेंगे, पहले फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो एक फालतू -1। ये इस बिल्कुल वैसा ही है, करके देख लो, यकीन ना आए तो -1 ही आएगा। इस पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे 4 हैं +1, तो नेट आया -1, ठीक है? चार्ज अगर किसी तरह कुछ कम हो सकते हैं, अगर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, ये भी याद रखना है। अगर ये हेल्प यहाँ से ले, ये अगर हेल्प यहाँ से ले तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन उतर के इधर आ जाएंगे, 3 बॉन्ड बन गए, एक ही लोन पेयर रह गया।
आओ अब देखते हैं चार्ज। ऑक्टेट कंप्लीट है सबका, तो मैं लुईस स्ट्रक्चर एक ये भी हुआ, मैं रोक सकता हूँ यहाँ पे। हो सकता है इससे अच्छा कोई बन जाए, पर ये गलत नहीं है। आओ इस पे इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? 6 यहाँ से आए, 7 8, इस पे भी 6 यहाँ से, 7 8, 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब चार्जेस की बात करते हैं। नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर। इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 होते कितने हैं? 5, तो -2 और इसके पास 1 2 3 4 होते हैं 5 + 1। वैसे भी नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाएगा तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं भी रख सकते हो तो फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, वहां से निकाल लेना। हाँ, अब इसमें कौन सा अच्छा स्ट्रक्चर, और कोई भी नहीं बनेगा, ऐसा कुछ खास नहीं है। देखो इसमें भी टोटल -2 चार्ज है, +1 है, इसमें भी है, कोई ज़्यादा ऐसे ऑप्शन है नहीं, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन इक्वली करेक्ट होंगी। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। जहाँ पे दिमाग में आए कि अच्छा वहाँ से भी डोनेट एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ से भी एक्सेप्ट करता है, तो दोनों ऑप्शन बना के देखो बेटर। इस केस में तो दोनों ही सही हैं, मगर हो सकता है किसी में एक ज़्यादा अच्छा आए। नेक्स्ट बनाते हैं HPO3 2- का। HPO3 2- सेंट्रल एटम, सबसे कम तादाद में फॉस्फोरस भी है, हाइड्रोजन भी है, बट हाइड्रोजन तो आपको पता है कि सेंट्रल एटम बन नहीं सकता, इसलिए फॉस्फोरस। अब एक एक बॉन्ड से तो कनेक्ट करना ही है मुझे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, फॉस्फोरस पे 5 होते हैं, हर ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, 18 हो गए, और 2 इसके फालतू, ये कितने हो गए? 26 हो गए। 26 इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम हो गया। अब मुझे ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 6 26 हो गए, गलती तो नहीं है कोई? 1 5 18 और 2 20 और 6 26। हाँ, -4 कहाँ यूज़ हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कहाँ यूज़ हो गए? 4 बॉन्ड बनाने में। तो कितने बच गए? 18 में कॉर्नर की बारी आएगी, तो हाइड्रोजन को तो जा नहीं सकते, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम। 6 इसके पास, 6 इसके पास, 6 इसके पास। ऑक्टेट किस किस का कंप्लीट है? हाइड्रोजन का कंप्लीट है, ऑक्सीजन का कंप्लीट है, सभी ऑक्सीजन का कंप्लीट है, फॉस्फोरस का भी कंप्लीट है। तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे छोड़ दोगे तो चार्ज क्या आएगा? -1 और इसके पास आएगा +1। तो ये बना के अगर छोड़ दोगे तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे क्या लगता है फॉस्फोरस 4 बॉन्ड बनाता भी नहीं है, 5 बनाता है। उस हिसाब से तो ऑक्टेट कंप्लीट है, मगर तो दिमाग में क्या आएगा कि थोड़ा सा हेल्प ले, 5 बॉन्ड बनाइए, इससे हेल्प ले ले, इसके लोन पर उठ के यहाँ, इसके लोन पर उठ के इधर आ जाएंगे, 2 लोन पेयर रह गए, यहाँ पे आ गया, ये -1 रहा, ये -1 रहा, इस पे कुछ नहीं, इस पे कितने आ गए? 1 2 3 4 5, इस पे भी 0। एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है वो बढ़िया है, उसमें चार्जेस कम है कुल, गलत ये भी नहीं है, मगर ये यहाँ तक लेके जाना है इसको। तो दिस इज द एंड स्ट्रक्चर ऑफ HPO3 2-। हर एक के लुईस स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं, ठीक है ना, मैंने बताया था तुम्हें। जैसे सपोज अब कोई पूछ ले कि ये स्ट्रक्चर तो तुमने बना लिया लुईस की हेल्प से, कोई अगर पूछ ले H2H3PO3 का बनाओ, तो वो ऐसे बनता है स्ट्रक्चर, OH। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऐसा है जो सेंट्रल एटम से नहीं जुड़ा हुआ, तो वहाँ पे ये वाले सारे रूल्स नहीं लगेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस से थोड़ा सा समझ आ जाएगा तुम्हें कि HPO3 2- का स्ट्रक्चर समझ आ गया, 2 H+ कहाँ जोड़ने हैं तो यहीं जोड़ेंगे, वो अलग बात है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर तुम अभी लुईस से जो हमने पढ़ा है नहीं बना सकते हो, तो कोशिश मत करना कि अच्छा इसका लुईस कैसे नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें एक ऐसा एटम भी है जो सेंट्रल एटम से नहीं जुड़ा हुआ, तो थोड़ा सा एलैबोरेट हो गया, उसमें लुईस नहीं लगेगा अभी। जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो नहीं लगेंगे। अच्छा, फिर कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, जैसे मैं बात कर रहा था NO की, इसका नहीं बना पाओगे लुईस स्ट्रक्चर, तो लिमिटेशंस भी हैं लुईस की जो बाद में आके सॉल्व हुई।
तो बुक से अगर एग्जाम्पल पढ़ रहे हो और इस तरह के एग्जाम्पल आए और ना हो रहे हो तो ये मत सोचना कि अभी कुछ गलती कर रहे हो, नहीं पॉसिबल, ऐसे इन रूल से पॉसिबल नहीं है लुईस के। नेक्स्ट लास्ट लेट्स स्टार्ट विद बॉर्न हेबर साइकिल। ये कहाँ फिट होता है? आयनिक बॉन्ड्स में। ये चैप्टर वैसे तो ये टॉपिक वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं हम, बट मेरा पर्पस क्या है यहाँ पढ़ाने का, कुछ लोग यहाँ भी पढ़ते हैं, डिपेंड्स अपॉन बुक्स एंड टीचर्स। मेरा पर्पस यहाँ पढ़ाने का क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स है, आयनेशन एंथैल्पी या आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी, ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक एनर्जी रिलीज्ड। उससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे आयनेशन एनर्जी को लेके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेके, और समझ में आएगी कि ये चीज़ें यूज़ कैसे होती है, कहाँ होती हैं। बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हम गैदर करेंगे। तो इससे आने से पहले हम सारा एनर्जी का प्रोसेस देखेंगे। जैसे NaCl बन रहा है, ये एक स्टेप में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन दिया सोडियम ने, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, फिर आपस में आके आसपास जुड़ गए, ऐसा एक स्टेप में नहीं होता, बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब Na आया, अपने नेचुरल जैसा एग्जिस्ट करता है, Cl2 आया, क्लोरीन तो Cl2 में एग्जिस्ट करता है नेचुरली, आपस में इलेक्ट्रॉन कैसे वो शेयर करेंगे, कैसे पहले एक लूज करेगा, कैसे फिर दूसरा एक्सेप्ट करेगा, कैसे कैसे किस किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम बॉर्न हेबन साइकिल में। एक्चुअली ये बना क्या था, बना किस लिए था, ये हम ये लिखते हैं सोडियम सॉलिड में एग्जिस्ट करता है नेचुरल, है ना, प्लस देखो मेटालिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, ये अलग से बात है, मेटालिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। कुछ तुम्हारे लोगों में डाउट, स्टूडेंट्स में डाउट आ रहे होंगे कि अच्छा हाँ स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग मेटल होते हैं, हार्ड होते हैं, आयरन वगैरह, टाइटेनियम, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है इनकी, है ना, मैग्नीशियम, तो निकल, कोबाल्ट, ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर में भी यूज़ होते हैं, आयरन वगैरह के अलॉयज़, निकल के, कोबाल्ट के। और सोडियम वगैरह क्या है, बिल्कुल सॉफ्ट मेटल्स हैं। तो मैंने बताया था मेटालिक बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं आसपास, वो कैसे घूमते हैं, लाइक अ ग्लू, आसपास इलेक्ट्रॉन तैर रहे होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस से लिमिटेड। देखो अब तुमने पढ़ लिया है आयनेशन एनर्जी मेटल्स की बहुत कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है लूजली हेल्ड होते हैं मेटल्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स आर loosely held, hence ionization energy are low, और हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए तैयार है, तभी उसमें से इलेक्ट्रिक कंडक्टर गुड होते हैं ये, है ना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? इलेक्ट्रॉन फ्लो इजी हो सकते हैं, चार्ज का जहाँ फ्लो जाए वहाँ करंट बन जाता है। तो मैं समझा रहा था कि ये जो फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हैं तो इस न्यूक्लियस के, मतलब इस एटम के, मगर ये थोड़ी बहुत अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस से भी कर रहे हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा, और इसी के नहीं, इधर जो होगा ऊपर होगा, ठीक है, इसके पीछे होगा 3D स्ट्रक्चर में। तो एक करीब करीब 8 से 10 एटम्स को एक इलेक्ट्रॉन 8 से 10 न्यूक्लियस को या एटम से इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए बहुत स्ट्रांग फोर्स हो जाती है, बहुत पक्के और मजबूत हो जाते हैं वो। इसलिए हथौड़ा भी मारो अगर आप मेटल को तो टूटता नहीं है, पतली लेयर बन जाता है, टूटता नहीं है, ऐसे ब्रेक नहीं होता है। इसीलिए ऐसे शीट्स बनाते हो अगर, तो इतनी थिन वायर बन जाती है, लेकिन टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता? इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सारी जो प्रॉपर्टीज है, मैलिएबिलिटी मतलब थिन शीट्स में, डक्टिलिटी मतलब थिन वायर्स में, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना, तो ये सारी मजबूती और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक ही न्यूक्लियस से लिंक ना होकर बहुत सारे न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज उत्पन्न होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, और जिसको मजबूत बना देती हैं। तो दिमाग में आएगा अच्छा सोडियम भी मेटल है, मगर बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, पतला सा दब भी जाता है हाथ से, दबाने की कोशिश मत करना, वॉयलेंट रिएक्शन भी होता है सोडियम का वाटर के साथ। तो क्यों इतना सॉफ्ट क्यों होता है और कुछ मेटल स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि सोडियम के पास
एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट। वो कौन सा है? क्योंकि वो S में है, एक ही है। मैग्नीशियम के पास 2 है, कैल्शियम के पास 2 है, तो इन मेटल्स के पास ये वाले इलेक्ट्रॉन कम है, फोर्सेस कम है, इसलिए थोड़े वीक हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा लो है, लेकिन इतना भी लो नहीं है। नॉन मेटल से कंपेयर करो अगर तुम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तो गैसेज ही एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम मेटल तो एग्जिस्ट करता है कम से कम रूम टेम्परेचर पे। क्लोरीन वोरीन तो पता नहीं कब लिक्विड बनती हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो नॉन मेटल्स हैं। तो ये अब सोडियम को आयरन से कंपेयर करोगे, हाँ तो बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके कम है, आयरन के बहुत ज़्यादा है। लेकिन नॉन मेटल से फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। नॉन मेटल्स से कंपेयर करो फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इन मेटल्स का। अच्छा, दूसरी चीज़, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैलिबिलिटी, क्यों इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो जोड़ के रखते हैं। डक्टिलिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सारी इससे एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, जैसा कि तुम्हें पता है, मैं बता रहा था कि जब केमिकल बॉन्डिंग होती है तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स का ही लेन देन होता है, ठीक है ना। बॉन्डिंग में मतलब शेयरिंग हो, या तो कोवेलेंट बॉन्ड हो तो शेयरिंग होगी, आयनिक हो तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, ठीक है, डोनर और एक्सेप्टर होंगे। लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड, या तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो शेयरिंग हो रही है, और अगर आयनिक बॉन्ड है तो डोनेट या एक्सेप्ट कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन इन सब में रोल किसका है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स का। मगर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लेट्स कम ऑन टू आयरन। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, और कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? 4s2 3d6, ठीक है। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर होंगे वो ये वाले भी होंगे, ये वाले भी होंगे डी ब्लॉक के केस में, ठीक है। इसके बाकी सबके तो लास्ट जो शेल है बहुत आसान है, एस ब्लॉक का हो, पी ब्लॉक का हो, बहुत आसान है। आखिरी शेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वैलेंस शेल बोल दो, वही पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में कौन कौन से करते हैं? NS के करते हैं और N-1D के करते हैं। आयरन के केस में आउटर मोस्ट N क्या है? फॉर आयरन N इज 4, तो ये इलेक्ट्रॉन भी हिस्सा लेते हैं, ये भी लेते हैं। ये सारे इनको पूरों को वैलेंस मानते हैं, इसलिए ये सारे घूम रहे हैं। 8 हो गए, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए मेटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है एज कंपेयर टू सोडियम। तो ऐसा मत मानना कि अच्छा मेटल तो सोडियम भी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसका फीका है, तो ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन्स कम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको मानते हैं, ये प्लीज नोट डाउन कर लो, N के S को और उससे एक कम के D को। ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, युद्ध में ये सब जाएंगे, बाहरी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसके केस में ये और ये जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। ये इंपॉर्टेंट था ये डी ब्लॉक वाला, क्लियरली मेंशन नहीं हुआ था लास्ट क्लास में, तो आई मेंशन हियर अगेन। लिखा नहीं होता ये सब बुक्स में, लेकिन डाउट आ जाता है मन में कि इतना सॉफ्ट क्यों है मेटल होते हुए भी, और मैलिएबल डक्टाइल क्यों होते हैं मेटल्स, इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो हो जाती है इतनी आराम से। एनीवेज, नाउ कमिंग टू बोन-हेबर साइकिल, gaseous gives NaCl solid, करेक्ट। अब ये रिएक्शन जो है एक स्टेप में ऐसा तुम्हें लग रहा होगा हो रहा है, एनर्जी भी कुछ रिलीज होगी, कुछ गेन होगी, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इन्हीं स्टेप्स को एक्सप्लेन करता है बोन-हेबर साइकिल। इस एक स्टेप में होने वाले रिएक्शन को सपोज हम डेल्टा H लिख दें, ये एक्सोथर्मिक होता है, स्टेबल हो जाते हैं मतलब ये, तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई, मान लो से -25 किलोजूल पर मोल। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, एकदम एक साथ नहीं हो जाता है। पहले तो कोई भी कंबाइन करने के लिए पहले इसको एटम में आना पड़ेगा, सॉलिड नहीं करेगा, अलग से एटम बनना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा 9th में, जब सॉलिड से कोई चीज़ गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो पहले इसको हीट ऑफ सब्लिमेशन देंगे,
Na गैशियस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी किस लिए डिफाइंड होती है? गैशियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने की। फिर इसके अंदर से एक एटम निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? Na प्लस गैशियस, फिर कंबाइन करेगा। ऐसे नहीं करता है, दिखने की बात है। तो Cl2 भी एक क्लोरीन का एटम आके कंबाइन करेगा सोडियम के एक एटम से। तो ये हीट ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं, इसको सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं और एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं। इसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। इससे तुम अच्छे से वाकिफ हो, वेल अक्वेंटेड हो इससे कि गैसेस से एटम से इलेक्ट्रॉन लूज करने को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसको क्या बोल दिया? आयनाइजेशन एनर्जी 1। फिर इसको भी तोड़ना है, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। इससे क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना हो, मान लो ऐसे एटम बनाने हो, अलग ये अलग, ये भाई अलग, ये जुड़ के तो ऐसे बनेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, और तोड़ दे तो फिर उसी फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी या फिर डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोशिएट करना मतलब तोड़ना, डिसोसिएशन एनर्जी लगी। और हमारे पास, अच्छा बैलेंस भी कर दूं ये मैं, हमारे पास एक बार डिसोसिएशन करने से 2 क्लोरीन आ गए, तो आधी डिसोसिएशन एनर्जी लगी हमारी। मतलब एक डिसोसिएशन एनर्जी लगाने से 2 क्लोरीन एटम मिले, हमें तो एक ही चाहिए, तो आधी एनर्जी से आधा मिल जाएगा। तो यहां से मिल गया Cl गैशियस। लेकिन सिर्फ इससे हमें काम नहीं चलने वाला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लगाओगे 1। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों लगाओगे? ये मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो, कि एटॉमिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों लगती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो इसमें क्या आ गया? Cl माइनस, ऑफकोर्स गैशियस। ये पहले से गैशियस था तो इसको देने की जरूरत नहीं पड़ी एनर्जी। सब्लिमेशन या एटमाइजेशन भी बोल सकते हो इसको। तो ये एनर्जी देनी पड़ी, ये एनर्जी देनी पड़ी इसको, ये एनर्जी हमने दी सॉलिड से गैस में, ये एनर्जी भी हमने दी। डिसोशिएट करने में, तोड़ने में हमने एनर्जी सप्लाई की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, करेक्ट। अब आ गया ये इसमें। फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद ये जो स्टेप होता है ना बिल्कुल लास्ट का, NaCl सॉलिड, इसको बोलते हैं, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। सिर्फ इस एक स्टेप की एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। एक्चुअली बॉर्न हेबर साइकिल बना क्यों था? क्योंकि लैटिस एनर्जी बीच में हो रही है। देखो हमने Na लिया, Na लिया, Cl2 लिया, इनको मिलाया कंडीशंस में और NaCl बन गया। उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, सबकी एनर्जी हम निकाल सकते हैं। सब्लिमेशन भी निकाल सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी तो निकाल ही सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, डिसोसिएशन एनर्जी। सिर्फ लैटिस एनर्जी हमें नहीं पता, और हमें टोटल एनर्जी भी पता है। मतलब ये अगर एक स्टेप में हो जाए तो हमें उसकी एनर्जी पता है। तो क्या बोले कि इसको कराने के 2 तरीके हैं, या तो एक स्टेप में करा दो, ये लो और ये आ जाए, तब कुछ एनर्जी रिलीज हुई, या स्टेप बाय स्टेप जाओ, हर एक छोटे छोटे स्टेप को नोट करो। मतलब ये भी हो, ये भी हो, यहाँ पे 2 चीज़ें हो, यहाँ पे 2 चीज़ें हो, 4 और 5वीं ये लैटिस एनर्जी। तो या फिर ये 5 स्टेप में हो तब भी कोई एनर्जी रिलीज होगी। तो दे बोथ विल हैव टू बी द सेम। 5 जो भी हो, टोटल एनर्जी रिलीज्ड विल बी सेम। या तो एक स्टेप में करवा दो, बिना सोचे समझे क्या होने वाला है अंदर क्या नहीं होने वाला, एक स्टेप में हो गया, उसकी एनर्जी नोट कर लो। और अगर छोटे छोटे स्टेप में कराओ, ये 5 स्टेप में करवा दिया, या तो इन 5 स्टेप में करवाओ, तब एनर्जी नोट कर लो, दोनों की एनर्जी सेम होगी। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमें लैटिस एनर्जी पता नहीं है कितनी रिलीज होगी, हमें नहीं पता कितनी रिलीज होगी। तो उसको निकालने का तरीका क्या है? हमें 5 में से 4 वैल्यू पता है, ठीक है। इसको एक एक स्टेप में कराएंगे अगर 5, तो उनमें से 4 की वैल्यू पता है। अगर ये प्रोसेस डायरेक्ट हो रहा है तब भी हमको उसकी वैल्यू पता है, तो इनको कंबाइन कर दो। 5 में से जो एक नहीं पता उसकी एनर्जी आ जाएगी। मेरा मतलब है सपोज 5 चीज़ें हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, और एक अलग से चीज़ है X। ये एक स्टेप में है और ये 5 छोटे छोटे स्टेप में है। इन दोनों की एनर्जी सेम है और मुझे इन
5 में और 6 में सभी की वैल्यूज पता है सिवाय ई के। ई से लैटिस एनर्जी, तो मैं ई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यही बॉन हेबर ने सोच के ये पूरा प्रोसेस निकाला। मतलब अगर कोई पूछ ले कि ये क्यों इन्वेंट हुआ था, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, तो बहुत ही शानपंती से उसने क्या किया, एक स्टेप में एनर्जी रिलीज निकाली, छोटे छोटे सब में निकाली, और इसको ये पता था कि दोनों की एनर्जी बराबर होगी। जब बराबर की तो ई आ गया। ठीक है, इसका मतलब है यहां पे जो डेल्टा एच हुआ वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू यहां पे जो एनर्जी हमें दी, यहां पे जो एनर्जी रिलीज हुई उसको बोलते हैं से एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू, यहां पे किस किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हो रही है EA1 प्लस लैटिस एनर्जी, बाकी सब में तो हम एनर्जी दे रहे हैं, तो साइन रिवर्स होगा, माइनस सब्लिमेशन, ऐसे लिख देते हैं एनर्जी सब्लिमेशन, माइनस एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी 1, उसके बाद माइनस हाफ एनर्जी डिसोसिएशन, और कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो मतलब इनमें 2 प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी, बाकी में हम सप्लाई कर रहे हैं। तो टोटल एनर्जी रिलीज इसके इतने ही होगी, और ये कुछ वैल्यूज इसकी कम करेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया, इससे हम लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। आई होप अब समझ आया होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी। बहुत डीप में इसमें हम जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में। और एक और एग्जांपल करते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम और ऑक्सीजन का। साइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी मेरे को लगता है, डेल्टा एच में नेगेटिव कौन से लेने हैं, पॉजिटिव कौन से लेने हैं। तो मैं बोल रहा हूँ एक कन्वेंशन रखो, या तो जहाँ जहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है सब पॉजिटिव लो या सब नेगेटिव लो, कोई एक कन्वेंशन रखो। ठीक है, फिर गलत नहीं होगा, फिर कन्फ्यूजन कम हो जाएगी। लेट्स से कैल्शियम और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड देने के लिए, इधर हाफ लगा लो। इसमें भी सेम चलते हैं, ये सॉलिड था ये गैस था। पहले तो इसका एटम बनाया हमने, तो सब्लिमेशन दी, एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन या एटमाइजेशन कोई भी लिख सकते हो, सब्लिमेशन क्या बन गया, गैस। फिर आयनाइजेशन एनर्जी 1 क्या बना, Ca+। फिर आयनाइजेशन एनर्जी 2 क्या बना, कैल्शियम 2+, 2 बार। क्यों, Ca+ ही तो कंबाइन करता है O2- से, फिर COA बनता है। अगर COA पे चार्ज देखो 2+ और 2- होते हैं, इसलिए 2 बार आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी हमें। इसका एनर्जी डिसोसिएशन लेकिन हाफ, क्योंकि एक बार डिसोशिएट करने से 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लग जाएंगे, एक अभी यूज कर लेंगे एक नेक्स्ट में कर लेंगे, तो आधी अब आधी तब। ऑक्सीजन गैस में बन गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 क्या आया, O-। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 क्या आया, O2-। आई होप एवरीथिंग इज विजिबल। उसके बाद ये जो लास्ट स्टेप होता है, गैस तो हमने कब का बना ही दिया, ऑक्सीजन पहले ही थी। ये जो लास्ट स्टेप होता है इसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। यहाँ भी एनर्जी रिलीज होती है। तो स्टेप्स थोड़े से बढ़ गए, जिसने ये किया है वो गलत किया है, जिसने एरर नोट कर लिया था वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हीट अगर रिलीज हो रही है तो साइन नेगेटिव रखो। जैसे यहाँ सपोज साइन आ गया डेल्टा एच, ठीक है, यहाँ आ गया एनर्जी रिलीज्ड। इस एक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज को नेगेटिव ले लो, तो -E इज इक्वल टू जहाँ जहाँ रिलीज हो रही है वो माइनस, जहाँ जहाँ लग रही है वो प्लस। एक कन्वेंशन रखो, कोई गलती नहीं होगी।
तो पूरे प्रोसेस में आयनिक बॉन्ड जब बनता है ना तो स्टेबल हो जाता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो माइनस ई ले ली मैंने। एनर्जी सब्लिमेशन हमने देनी पड़ेगी तो पॉजिटिव एनर्जी सब्लिमेशन। आयनेशन एनर्जी 1 हमें देनी पड़ेगी पॉजिटिव। आयनेशन एनर्जी 2 हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, रिलीज नहीं हो रही। फिर डिसोसिएशन ऑफ कोर्स हमको देनी पड़ेगी, बॉन्ड तोड़ना है, अच्छा भला बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 ऑक्सीजन के केस में एनर्जी रिलीज होगी तो नेगेटिव लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। सेकेंड वाली तो पॉजिटिव होती है तो लो प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। और ये लैटिस एनर्जी, ये भी रिलीज होती है, लैटिस एनर्जी हमेशा रिलीज ही होती है। तो साइन समझ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कब एनर्जी सप्लाई हो रही है, कब एनर्जी गेन हो रही है। और यहाँ पे हमेशा रिलीज होगी तो माइनस ले लिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 में रिलीज होती है, लैटिस एनर्जी में रिलीज होती है। तो ये सब पॉइंट्स आने चाहिए। आई होप अब बॉर्न हेबर साइकिल क्लियर हो गया होगा। डेल्टा एच से इसका रिलेशन हम और इसको एक्सप्लोर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। नाउ नेक्स्ट थ्योरी जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, व्हाट आई वांट टू डू फॉर यू गाइस टू डू इज कि Al2O3 का सारा वैलेंस बॉन्ड बॉर्न हेबन साइकिल का प्रोसेस एक्सप्लेन करो, कौन कौन सी एनर्जीज हैं उसमें। एक तो डायरेक्ट हो जाएगा, उसमें एनर्जी रिलीज होगी, और बाकी स्टेप भी ढंग से एक्सप्लेन करो और उनको इक्वेट करो। इक्वेट में क्या है, एनर्जी रिलीज का एक साइन रखो और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड का एक साइन रखो और लिख के बताओ कैसे होगा। नाउ मूविंग ऑन टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, इसने बहुत अच्छे से बताया। इसने मॉडर्न जो क्वांटम थ्योरी है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम जो है, उसके बेसिस पे ऑर्बिटल जिसमें p होते हैं, सबशेल होते हैं p, उसमें ऑर्बिटल होता है px py, इस सारी थ्योरी की हेल्प से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। इसने क्या बताया, देखो ग्राउंड स्टेट में लेट्स से CH4 बन रहा है, CH4। अब ठीक है, बॉन्ड में लुईस ने तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिखा दिए वैलेंस शेल में कैसे कैसे ओवरलैपिंग हो रही है, पेयरिंग हो रही है, उसने बता दिया। लेकिन मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से कैसे बताएंगे, पहले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आ जाओ, पहले इस पे H2 पे आ जाओ, पहले सिंपल वाला करते हैं। H2 का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो। एक की 1s1, फिर दूसरे की 1s1, इसका होना चाहिए ऐसे। अब ये आपस में पेयर कर लेंगे और बन जाएगा H2। ये आपस में पेयर कर लेंगे, एक साथ आ जाएंगे, बन जाएगा H2। तो एक पॉइंट क्या लिखने का हुआ अभी, when orbitals from two atoms combine, the electrons must have opposite spin. When orbitals from two atoms combine, जैसे H2 में कंबाइन कर रहे हैं तो इनका स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए। नहीं हुआ है तो उसको करो पहले, एनर्जी देके। एनर्जी तो एटमॉस्फेयर से भी ऑब्जॉर्व कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, या जो कोलिजन्स होती हैं, गर्म हो गया थोड़ा सा कोलिजन्स में, उतनी एनर्जी भी काफ़ी है। लेकिन होना चाहिए स्पिन ऑपोजिट, चाहे इसका ऊपर की तरफ इसका नीचे की तरफ, या ऑपोजिट इसका नीचे की तरफ इसका ऑपोजिट की तरफ, लेकिन आपस में ऑपोजिट होंगे तभी कंबाइन करेंगे। ऐसे कंबाइन नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते कंबाइन, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया। तो ऐसे ही O2 की बात करें अगर हम, अब ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या होती है 2s2 2p4। इस तरह से दूसरा मॉलिक्यूल भी आएगा, तभी दो बने। करेक्ट। अब जब O2 कंबाइन करेगा आपस में तो कितने बॉन्ड बने, एक ये वाला बॉन्ड,
एक ये वाला बॉन्ड, लेकिन स्पिन ऑपोजिट कर देना, या तो इसकी या इसकी, इसमें इसकी कर दो, इन दोनों का स्पिन ऑपोजिट, इन दोनों का स्पिन, ये आपस में कंबाइन करेंगे तो 2 बॉन्ड होंगे, ये आ गया इसकी बेसिस पे। अब देखते हैं, चलो CH4 के केस में एक पॉइंट तो यही हो गया। अब CH4 के केस में देखते हैं, कार्बन की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2s2 2p2, p2, और CH4 में 4 हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है कार्बन, करेक्ट। तो भाई ये कैसे, यहां पे तो हमें 2 ही दिख रहे हैं। देखो याद करो, वैसे इसकी बात करें अगर हम, तो जब वाटर बनाया था हमने, या जब भी ऑक्सीजन होता है 2 बॉन्ड बनाने, तो 2 लोन पेयर आते हैं उसके ऊपर, ये 2 लोन पेयर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं जो बॉन्डिंग में चले गए। मतलब ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इस वाले का इलेक्ट्रॉन, ये तो बॉन्डिंग में चले गए, ऐसे ये इधर का, ये इधर का, और जो 2 लोन पेयर थे वो इसके पास ही रहे, बॉन्डिंग में शामिल नहीं हुए। इसके 2 लोन पेयर इसके पास रहे, बॉन्डिंग में शामिल नहीं हुए। तो ऐसा नहीं है, लोन पेयर भी दिख रहे हैं हमें, और जिन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया है वो भी दिख रहे हैं। अच्छा आओ CH4 पे, अब ये 4 हाइड्रोजन से बना रहा है, जबकि मैं देख रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अकेले अकेले हैं। In the formation of a bond, both orbitals from different atoms should be half filled, should be half filled। तो इसमें तो 2 ही हाफ फील्ड है और एक लोन पेयर रह जाएगा अगर इस तरह से देखें तो। लेकिन अब जो नई चीज़ क्या है VBT की, एक्साइटेड स्टेट भी होता है, थोड़ी बहुत हीट देके, एनर्जी देके हम एक्साइट कर सकते हैं। एक्साइट में क्या होगा, ये अनपेयर होके इधर चला गया, पहले पेयर था, पेयर का मतलब क्या है 2 इकट्ठे, तो ये अनपेयर होके आगे चला गया, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। अब क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब तो हो सकती है कॉम्बिनेशन, मतलब एक्साइटेड स्टेट भी हमें आना चाहिए। एक्साइटेड स्टेट में ही इसके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, और अब हाइड्रोजन के 4 आएंगे ऐसी ऐसी स्पिन लेके, एक इससे बॉन्ड बना लेगा, एक इससे, एक इससे, एक इससे, कोई लोन पेयर है नहीं है। तो आई होप एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट अब तुम लोग ग्रास्प कर रहे होंगे। एक्साइट होके और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर कर सकते हैं। अब जैसे नाइट फॉस्फोरस है। अच्छा अब आ जाओ बेसिक क्वेश्चन पे, जो वहाँ पे दिमाग में आया होगा कि ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, सल्फर जो है 2 भी बना लेता है, 4 भी, 6 भी बहुत खुश होकर बना लेता है बॉन्ड। इसके क्या रीज़न है? लुईस इसकी रीज़न नहीं दे पाया था, मगर VBT में इसकी रीज़न है, अच्छी खासी है। आओ देखते हैं, पहले ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, लास्ट शेल की 2s2 2p4 ऑक्सीजन की। फिर सल्फर की लिखते हैं 3s2 3p4, लेकिन सल्फर के पास 3d भी है। जब 3 शेल में वो एंटर हो ही गया तो इसका मतलब 3d भी पड़ा हुआ है उसके पास, कि ऑक्सीजन के पास है d ना, 2 के अंदर d होता ही नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन में जो लास्ट शेल है उसके पास एब्सेंस ऑफ d है, और जो सल्फर है उसके पास प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी है। ये बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है, ये आगे भी जाके यूज़ होता रहेगा बार बार, तो इसको अच्छे से समझो। ऑक्सीजन के पास सेकंड ही शेल है उसका लास्ट, डी तो है ही नहीं उसके पास,
तो एक्साइट जब कराते हैं तो उठ के आगे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उसी शेल में जाते हैं। जब एक्साइट कराते हो इलेक्ट्रॉन्स तो उसी शेल में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब शेल में डी है ही नहीं, एक्साइट होकर जाएगा कहाँ? आओ सल्फर का देखते हैं। सल्फर इस सिचुएशन में कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 2 बॉन्ड्स बना सकता है, 2 लोन पेयर रहेंगे। तो बात सही है। जैसे सपोज H2S की बात करें, 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 लोन पेयर भी है। क्यों? ये 2 बॉन्ड पेयर में काम, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड, 2 बचे वो इसके, वो लोन पेयर। सल्फर जब 4 बॉन्ड बनाता है तब एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सल्फर का। बोहर वाले से कंफ्यूज मत करना, वो गया अभी बोहर का, वो तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल था बोहर मॉडल। इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेइंतहा इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ एक नहीं है। एक्साइट करके हमने इसको आगे भेज दिया क्योंकि इसमें डी था, अपने ही शेल में जाना चाहिए, तो ये उड़ के इधर चला गया। अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। अब कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, और बनाता भी है SO2, लेकिन फिर लोन पेयर कितने रह जाएंगे? 1 ही लोन पेयर रह जाए। तो SO2 में सल्फर के पास 1 ही लोन पेयर होता है। ठीक है, लेकिन बात तो 6 की भी हुई थी। क्या ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना पाएगा? 4 बॉन्ड होने के लिए ऑक्सीजन के पास उसके खुद का उसी शेल का डी ऑर्बिट, डी सबशेल होना चाहिए था। ये उठ के जाएगा कहाँ? एक्साइट होके जाएगा कहाँ? कहीं भी नहीं। यहाँ तो एक्साइट होके चला गया। एक्साइट होने से 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो कि बढ़िया 4 बॉन्ड बना लेंगे। ऑक्सीजन के पास नहीं था, नहीं गए। आओ अब एक और, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ गई सल्फर की, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट सल्फर की में इसको भी उड़ा के ले जाओ। शेल तो सेम है ना, SPD, तो फिर S वाले को भी सिंगल करो, अनपेड से पेड से अनपेड करो। एक ये तो आया हुआ था यहाँ से, ये तो यहाँ से आया था, ये और आगे ले जाओ। अब कितने बॉन्ड बना लेगा? 1 2 3 4 5 6, और लोन पेयर नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर भी हमने किया हुआ है सल्फर का, SO4 2- याद है, 6 है यहाँ पे, और सल्फर के ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं है। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी सबशेल इन ऑक्सीजन, इट कैन नॉट go to any excited state, and hence only maximum 2 bonds only it can form, whereas sulfur के केस में empty d सबशेल है, तो फिर एक्साइट करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट में 4 बॉन्ड बनाएगा, सेकेंड में 6 बॉन्ड बनाएगा, और कुछ भी एक्साइटेड ना हो ग्राउंड स्टेट में भी 2 बॉन्ड ऑक्सीजन की तरह तो बना ही लेगा। ऐसे ही क्लोरीन का भी मैं चाहता हूँ यू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन एंड खुद से पढ़ो। 1 3 5 7 बॉन्ड ये क्यों बना लेता है जबकि फ्लोरीन एक ही बना पाता है? इसकी रीज़न भी सिमिलर है। फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का है, उसके पास डी एम्प्टी नहीं है, तो इसकी वजह से एक्साइट कहाँ कराएगा? चलो आओ देखते हैं फ्लोरीन के केस भी। देखो पॉज करके, व्हाट आई वांट इज, खुद से एक्सप्लेन कर लो, लिख लो ये फ्लोरीन वाला केस भी, फिर बहुत ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। नहीं तो एज कम्पेयर टू जब मैं बोलूँगा फिर समझाऊँगा, उसके बाद देख लेना, अगर कहीं पे अटको फिर देख लेना वीडियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले ट्राई करो खुद से लिखने की। ऑक्सीजन सल्फर का केस में समझा चुका हूँ, अब ये भी समझ आ जाएगा आई एम श्योर। अब क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कैसी है भाई? 3 में पहुँच गया, 3s2 3p 7 3s 3p, लेकिन इसके पास 3d भी है, जबकि फ्लोरीन 2s 2p और d तो है ही नहीं। अब नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? एक ही अनपेड है, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है? ये इलेक्ट्रॉन कूद के चला गया इधर, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। कितने बॉन्ड बना लिए? 3। वहाँ क्या लिखा है? 3। इसमें कोई चांस नहीं है। अरे ये भी तो दो, ये है फ्लोरीन, एक ही बॉन्ड बना सकता है। एक्साइट करने का कोई स्कोप ही नहीं है,
क्योंकि उस शेल के अंदर ही जाएगा एक्साइट होके। इसमें डी था इसके पास बढ़िया सा, 3D वहाँ चला गया। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एक और को अनपेयर करो, उसको भी आगे अरेंज करो। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, सॉरी दो और हो गए। पहले कितने थे? 3, अब हो गए 5। 1 2 3 4 5। क्यों? एक के अनपेयर होने से ये भी कल्ला हो गया, वो जो उड़ के गया वो भी कल्ला हो गया। 5 बॉन्ड बना सकता है, वहाँ 5 हैं। थर्ड, इसको भी अनपेयर करो, 2 और बढ़ जाएंगे। ये तो यूं के यूं, और ये जो उड़ के गया है इधर, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसमें 7 बॉन्ड भी बना सकता है। हमने एग्जांपल, लेकिन कोई लोन पेयर नहीं होगा। अगर एक ही बॉन्ड बनाएगा तो 3 लोन पेयर होंगे। जैसे HCl में 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 लोन पेयर होते हैं। 3 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर होंगे। 5 बॉन्ड बनाएगा 1 लोन पेयर। 7 बॉन्ड किसमें बना रहा था? जैसे ClO4 माइनस में, यहाँ पे 7 बॉन्ड बना रहा था और कोई लोन पेयर नहीं था। और फ्लोरीन क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि एक्साइट नहीं हो पाता। VBT अभी मैंने बस थोड़ा सा एग्जांपल दिया है, लुईस से इसको लिंक किया है। बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अभी जो पढ़ रहे हैं हम। केमिस्ट्री जो है ऐसा सब्जेक्ट है कि सारे चैप्टर्स एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। सारे सब पे तो नहीं, मतलब काफ़ी इंटरडिपेंडेंसी है। जैसे इन कॉन्सेप्ट्स की तो बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी है। आगे बहुत सारे चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, ये बार बार से फिर स्क्रैच से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अभी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करो, खुद से सोचा करो क्या हो रहा है। जहाँ मैं बोलता हूँ खुद से करो, वो खुद से ट्राई किया करो। जितना ज़्यादा खुद का दिमाग लगाओगे उतनी ज़्यादा बातें दिमाग में ज़्यादा बैठेंगी। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।